आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, गौर करके सुनिएगा, कि जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये पारिस्थितिकी तंत्र आ गया है आपके पास, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये किस शब्द से बना है ना, यानी और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक। ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं और पारिस्थितिक का अंग्रेजी शब्द है इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी होता है। इसका सबसे पहले प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अभी देखिए, हमने अभी दो लोगों के आपको नाम बताए, एक तो ये अर्नेस्ट हैकेल हो गए जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका प्रतिपादन किसने किया था, वो थे एजी टांसले। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इसकी इकाई कैसी होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकृति की इकाई है वो कैसी होती है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इसकी प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र जो है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का भी हो सकता है, स्थायी और अस्थायी भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं ये हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये सब पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन जो दिया गया था इसके अकॉर्डिंग कि उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो है ये सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। जो ये आपका उष्णकटिबंधीय पारितंत्र है ये सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अब बात करते हैं इसके घटक कितने हैं। पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है जैविक, दूसरा है अजैविक। अब देखिए, जो जैविक पारिस्थितिक तंत्र है इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पादक हो जाएगा, ये उपभोक्ता हो गया, ठीक है, और इसको कहते हैं अपघटनकर्ता। तो जैविक को तीन भागों में बांटा गया है, अजैविक को एक भाग में ही, यानी अजैविक तो अजैविक है ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो हमने आपको डिटेल डिस्कशन दिया है इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस सेशन में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे उत्तराखंड का टेट हो, चाहे पश्चिम बंगाल का टेट हो, चाहे जहाँ का भी टेट हो, हर एक, यानी इंडिया के जो भी, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो हम उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये तीसरा सेशन है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियोज़ तक पहुंच सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। उसमें भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए, खाद्य चक्र, श्रृंखला क्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो इसको कहा जाता है खाद्य जाल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपको बता दें कि खाद्य जाल किसको कहते हैं। खाद्य जाल किसको कहते हैं? तो खाद्य जाल जो है, जाल का मतलब जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, ऐसे आप मान सकते हैं। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह जो होता है उसको खाद्य जाल कहा जाता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। इसमें खाद्य जाल में जो आपका खाद्य जाल जो है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय होता है। और पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिया गया है कि जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है। जैविक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया था जैविक पर्यावरण यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने बताई थी। फर्स्ट, उत्पादक, इसको 3 भागों में बांटा गया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो इसीलिए ऑप्शन आपका 4th वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त, यानी उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल डिस्कशन तो हमने आपको कर ही दिया है। अब बात करते हैं उत्पादक के बारे में। उत्पादक क्या होते हैं? तो पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। किसको? पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे अगर भोजन का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं कि वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं, यानी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। और इनको 4 भागों में इनको बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक, तृतीयक और नेक्स्ट है सर्वाहारी। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन और गाय जो शाकाहारी होते हैं। सेकंड में बात करते हैं तो सेकंड में शाकाहारी जीव ही आते हैं। इसमें मेढक, बिल्ली, लोमड़ी ये सब आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, जिनको कह सकते हैं सर्वाहारी। इसमें शेर जो है हिरन को खाता है और लोमड़ी को भी खाता है। मोर सांप को खाता है और बाज भी सांप को खाता है। सर्वाहारी की अगर हम बात करें तो सर्वाहारी क्या होते हैं कि ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर, ये सब सर्वाहारी ही होते हैं। अब देखिए, मनुष्य जो है नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। वैसे ही बिल्ली भी होता है, बिल्ली भी है, मोर भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऊर्जा का संवहन निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है आपको कि ऊर्जा का संवहन कैसे होता है। जो आपके सामने जो बॉक्स जो दिए गए हैं और जो आपके सामने जो ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग चूज करना है।
इसमें से अब देखिए ऑप्शन जैसे दिया गया है सेकंड, तो सेकंड वाले में क्या हो सकता है, थर्ड में क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ऊर्जा का संवहन आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप भी चूज कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप गेस करिए कि क्या होगा सही आंसर। एग्जैक्ट आंसर पता करने की भी कोशिश करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो फर्स्ट है यहाँ पर आ जाएगा सूरज, क्योंकि ऊर्जा तो हमें सूरज से ही प्राप्त होती है। थर्ड पे आ जाएगा बकरी, ठीक है, और नेक्स्ट ये फिफ्थ पे आ जाएगा मनुष्य। यही सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक जो हैं वो मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहे हैं। क्यों? कि यानी जो मेधा पाटेकर हैं वो अमृता देवी जो बिश्नोई हैं, इन्होंने क्या काम किए हैं, इनका योगदान क्या रहा है, जो अध्यापक इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, या पर्यावरण के मुद्दे पर, या फिर चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आप गेस करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये जो दोनों हैं मेधा पाटेकर, अमृता देवी बिश्नोई, ये जो है पर्यावरणीय मुद्दों के लिए इनका योगदान बहुत ही बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं अमृता देवी बिश्नोई की। तो लगभग आज से 300 साल पहले जो है राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी, ठीक है। और मेधा पाटेकर की अगर हम बात करें तो मेधा पाटेकर कौन थी? मेधा पाटेकर भी एक पर्यावरण संरक्षण करने वाली महिला ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह या फिर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगर आपके सामने प्राणी नहीं जीव दिया गया है तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर तक। ये पिछले सेशन में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था 1992 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब मनाया गया था, तो पहला जो सम्मेलन जो है पृथ्वी सम्मेलन, ये 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था ब्राज़ील शहर की रियो डी जेनेरो राजधानी में। वैसे तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसमें जो है 182 टोटल देशों ने शामिल हुए थे, यानी हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एजेंडा 21 में किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है और तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है?
यानी जो मेढक है वो अगर टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता से, या फिर द्वितीयक को प्राथमिक उपभोक्ता से। गेस करिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो मेढक है ये अगर एक टिड्डे को खा रहा है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टिड्डा जो है इसको प्राथमिक उपभोक्ता माना गया है और मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता माना गया है। जब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक को खाएगा तभी तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और ये 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी 10% ही ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? आपके सामने दिया गया है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है रेगिस्तान, वन, समुद्र या कृषि भूमि। तो बताइए क्या है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। ये तो हमने अभी आपको बताया ही था, जो समुद्र जो होता है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, यानी समुद्र को सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। अभी यहाँ पर अपिक्को आंदोलन आ जाता तो ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक, अपिक्को कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक श्रेणी का यानी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन है आपके सामने हाथी, शेर, सांप, बकरी। तो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन हो सकता है ये आपको बताना है। क्या हो सकता है? सही आंसर चूज करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी शेर जो है ये द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता माना गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ये तो अभी क्वेश्चन यही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले जो हमने बताया था ये यूपी टेट में पूछा गया था और ये बी टेट में पूछा गया है, यानी बी टेट जो है बिहार टेट हो सकता है। तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या उभय दिशीय। तो अभी देखिए खाद्य जाल के बारे में हमने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर प्रश्न आया है खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो अगर आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। खाद्य श्रृंखला जो है ये विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, और इसमें जो खाद्य ऊर्जा जो होती है इसका प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए ये आपके पौधे हो गए, फिर आ गया टिड्डा, मेढक और सांप। तो एक ही दिशा में तो ये जा रहा है। तो जो खाद्य श्रृंखला जो है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसके लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो पारितंत्र है इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं वनस्पति, परमाणु ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश या फिर भोजन। तो अब देखिए जो भी पारिस्थितिक तंत्र जो हैं और जो पारितंत्र जो हैं, जैसे घास वगैरह, हम भी तो सूर्य से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं थोड़ी बहुत, है ना। पेड़ पौधे भी सूर्य पर ही डिपेंड हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा अगर सूर्य की किरणें उन तक ना पहुँचे, ठीक है। तो वैसे ही पारितंत्र जो है इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का कौन सा घटक नहीं है? मानव, जलमंडल, वायुमंडल या फिर सौरमंडल? बताइए क्या है। तो पर्यावरण जो अध्ययन है इसका घटक सौरमंडल नहीं है, जबकि मानव, जलमंडल, वायुमंडल ये सब हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी हाल ही में डेथ भी हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन चिपको आंदोलन के बारे में। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या है, इसके बारे में भी आपको हमने डिटेल डिस्कशन कर दिया है इसके बारे में। तो जो पर्यावरण संरक्षण है इससे कौन सी गैर सरकारी संघ समर्पित है? ऑप्शन है WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, WWF। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन बता दिया है इससे पहले। अगला प्रश्न है कि 10% का नियम किसने दिया है? 10% का जो नियम है ये किसने दिया है? तो ये दिया है लिंडमैन ने। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिंडमैन का नियम क्या है, तो ये है 10% का सिद्धांत कहा जाता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य जिसने माना है। इसमें क्या होता है कि जैसे टिड्डा जो है, टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है और सांप जो है मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर तक हो सकती है। ठीक है, 5 स्तर तक हो सकती है। बाकी जो इसमें क्योंकि 5 स्तर तक हो सकती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को, जो 90% जो ऊर्जा है इसकी हानि हो जाती है। ठीक है, और उपभोक्ता को सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यह सिद्धांत लिंडमैन का सिद्धांत है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है इसमें सूर्य को ही माना है। देखिए जैसे आपने सपोज डैट 10 kcal ऊर्जा खाई है, तो इसमें से आपको आपके शरीर में 1 kcal ऊर्जा ही मिलेगी, बाकी जो 90% है वो चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं, उसकी हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जून, 5 जनवरी या फिर 5 सितंबर? पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, जल, मृदा या फिर तालाब? तो अब देखिए अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ठीक है, तो वो था समुद्र। अब जब यहाँ पर समुद्र नहीं है, अगर समुद्र नहीं है तो क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। अगर तालाब की जगह पर नदियाँ होता तो नदियाँ मान लिया जाता। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायु, जल और मृदा को माना नहीं जा सकता कि ये पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है कि जैविक कारक कौन कौन से नहीं हैं? तो जैविक कारक कौन कौन से नहीं हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, प्रस्तर। तो अब देखिए जो जैविक कारक हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु भी आते हैं, लेकिन प्रस्तर जो है ये जैविक कारक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। प्रकाश मंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में या फिर वायुमंडल में? कॉमन सेंस होना चाहिए। आपके पास जो पेड़ पौधे हैं ये स्थल पर ही उगाए जा सकते हैं, ना कि वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में या फिर जल मंडल में। जल में या फिर नदियों, तालाबों में तो कोई पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, लेकिन स्थल मंडल पर ही पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा यानी अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं ये स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून या 26 जून? तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है।
ठीक है, यूपी टेट 2021 में 11 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस सेशन में हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की नहीं ज़रूरत है। आप अगर हमारे ही चैनल पे बने रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। फिर से वही क्वेश्चन, चिपको आंदोलन बोले तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब इक्को आंदोलन कर्नाटक। ठीक है, रटा होना चाहिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं, यानी जैविक घटक निम्नलिखित में से क्या है, पादप, वायु, मृदा या फिर जल। तो जैविक घटक जो है ये पादप जो हैं आपके, यही जैविक घटक हो जाते हैं। अभी आज ये क्वेश्चन अभी पूछा था ना अभी हमने कि जैविक घटक कौन कौन से हैं आपके। तो जैविक घटक इसमें पेड़ पौधे यानी जैविक कारक जो होते हैं, अभी हमने बताया था वही तो जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, तो वही पादप में क्या आ जाते हैं, यही पेड़ पौधे आ जाते हैं आपके। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। हमारे देश में यानी भारत देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 10 अगस्त, 1 जुलाई या फिर 1 दिसंबर को। तो जो वन महोत्सव है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब अगर बात करें हम 2 अक्टूबर, अक्टूबर में जो है अगर आपका अक्टूबर आ जाए तो 3 अक्टूबर को, ये भी बता दें कि 3 अक्टूबर को विश्व प्रकट दिवस मनाई जाती है। विश्व प्रकट दिवस जो है ये 3 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह, 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, या फिर अक्टूबर के प्रथम वीक में। ठीक है, प्रथम सप्ताह में। और पर्यावरण जागरूकता माह जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ये 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको बताना है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृत, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अब देखिए पर्यावरण के बारे में बताया गया, तो पर्यावरण में तो सभी चीज़ें आ जाएंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, यानी पर्यावरण परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें फैली हुई हैं। तो भाई हमारे चारों तरफ तो पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी हैं और रिश्ते नाते, संस्कृत भी हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है आसपास, पड़ोस में जो चीज़ें हैं। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखिए पूछा गया, सीजी टेट 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ये आपको बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऑप्शन है सीधा, उल्टा, अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। इसके बारे में आपको बता दें कि किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों के अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, यानी किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। यानी जो ऊर्जा को प्रदान करता है, यानी 10 kcal जो ऊर्जा है, इसको अगर कोई भी बंदा खा रहा है तो इसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी 10% ही ऊर्जा प्राप्त होगी, यही कहना है। और इस कारण जो ऊर्जा का जो पिरामिड जो है ये सीधा ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृत पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृत के बारे में बताया गया है।
अंतःक्रिया क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। वनों कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य, ये सारी चीज़ें जो है इनके उदाहरण हैं। किसके? प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृत पर्यावरण बीच के अंतर का अंतरक्रिया जो है इनका उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसके घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवी कारक या फिर ये सभी? तो भाई इनके जो है ये सभी जो कारक हैं यानी घटक जो हैं ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के ही घटक हैं, जिसमें सभी जीव जंतु, भू आकृतिक कारक और जलवायुवी कारक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ये अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, लिंडमैन का सिद्धांत। ठीक है, 10% का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जबकि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर को 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के लिए कोई भी नहीं है, ये है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला के मैदान यानी निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? कीट मेढक सांप, प्लावक मछली व्हेल, खरगोश लोमड़ी शेर या फिर चूहा सांप गिद्ध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लावक मछली व्हेल, क्योंकि ये जो है घास के मैदानों में तो भाई पाए नहीं जाते, ये तो नदियों समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो सीटेट में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में, कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है और ये जो है उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।